नमस्कार दोस्तों, वन स्टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आज आपको आधुनिक भारत में बंगाल का उदय क्लास 5 पढ़ाने जा रहा हूं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे बंगाल का उदय होता है, कैसे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होते हैं जिसमें एक बंगाल है, और इसका पहला नवाब कौन बनता है, कौन अंतिम नवाब होता है, कैसे प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध कैसे होता है, क्या कारण रहते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें वही फैक्ट को लिया गया है जो पेपर में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, उन्हीं फैक्ट को इस वीडियो में लिया गया है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इससे कोई भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। जितने भी फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बंगाल का उदय। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल का उदय। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727, कहीं 1713 से भी दिया रहता है। हम इसके उस काल का वर्णन कर रहे हैं जब इसका इम्पॉर्टेंट टाइम था। इसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि दक्षिण भारत कैसे, ये तो बंगाल में था, तो ये इसके पहले ये दक्कन में था, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। औरंगजेब ने इसे 1700 में बंगाल का वजीर या दीवान बनाया था। जब औरंगजेब था तो इसको 1700 में बंगाल का वजीर या दीवान बनाया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। ये औरंगजेब द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कहा जाता है इसको, मुर्शिद कुली खां को, क्योंकि जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे। उसमें से एक बंगाल था, वो भी स्वतंत्र हो रहा था, और औरंगजेब द्वारा नियुक्त ये अंतिम सूबेदार था। और बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। 1719 में उड़ीसा का सूबेदार बना। उसके बाद अजीम उन शान, जो कि फर्रुखसियर का बेटा था, मुर्शिद कुली खां और अजीम उन शान से विवाद हो जाता है। विवाद इस कारण होता है कि फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को, जो यूरोपीय थे, उनको फरमान जारी किया था बंगाल में व्यापार करने के लिए, लेकिन मुर्शिद कुली खां बहुत सख्ती से पेश आता था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और ये बात अजीम उन शान को पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके पिता ने जब फरमान जारी कर दिया व्यापार करने का, तो मुर्शिद कुली खां उस अंग्रेज़ों को व्यापार करने से थोड़ा सख्ती लगाता था। यही बात अजीम उन शाह को बर्दाश्त नहीं थी, और इसी कारण से मुर्शिद कुली खां ने ढाका, जो राजधानी थी बंगाल की, वहाँ से हटा के मुर्शिदाबाद कर दिया। किसने मुर्शिदाबाद कर दिया? मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की जो राजधानी थी ढाका, उसको मुर्शिदाबाद कर दिया। लेकिन मुग़लों को नजराना भेजता रहता था। अगर वो स्वतंत्र इस हिसाब से तो नहीं हुआ था कि वो मुग़लों से हट के काम करे, लेकिन मुग़लों को नजराना भेजता रहता था। और भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार नीतियां लागू करने में स्वतंत्र था। नजराना भेजता रहता था, लेकिन कुछ चीज़ें में वो स्वतंत्र था, जैसे राजस्व एवं भूमि सुधार नीतियों में लागू करने में वो स्वतंत्र था। उसने इजारेदारी प्रथा शुरू की। जितने भी जमींदार की पास ज़मीनें थीं उसको अपने पास ले लिया और उसको एक ठेके के हिसाब से नए नए ज़मींदार को दे दिया, और इसी को कहा गया इजारेदारी प्रथा। और किसानों के लिए तकावी ऋण देना शुरू किया। जैसे किसान लोन होता है, उसी तरह से किसानों के लिए तकावी ऋण देना शुरू किया। तो दो काम इसने किए, इजारेदारी प्रथा और किसानों के लिए तकावी ऋण देना शुरू किया। ये तो था मुर्शिद कुली खां का। मुर्शिद कुली खां से संबंधित सभी चीज़ें थीं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके बाद कौन नवाब बनता है। शुजाउद्दीन। इसका समय है 1727 से 1739। हम बिल्कुल क्रम से देखते हुए चलेंगे किस क्रम से नवाब बनते गए हैं, क्योंकि पेपर में क्रम भी लगाने के लिए आता है, इसीलिए एकदम क्रम से देखेंगे। और जितने भी फैक्ट जिस नवाब के हैं उसको हम डिटेल से देखते चलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बंगाल के उदय या बंगाल के नवाबों से जितने भी क्वेश्चन बनते हों वो पेपर में छूटे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। शुजाउद्दीन ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था।
कौन था? मुर्शिद कुली खां का दामाद था। जो शुजाउद्दीन बनता है बंगाल का नवाब, ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था। मुर्शिद कुली खां ने उड़ीसा का सूबेदार इसको बनाया था। हमने आपको पीछे ही बताया है कि 1719 में उड़ीसा का सूबेदार बनता है मुर्शिद कुली खां, लेकिन मुर्शिद कुली खां जो था वो उड़ीसा का सूबेदार बना देता है किसको? शुजाउद्दीन को बना देता है, क्योंकि बंगाल में अब उड़ीसा भी शामिल हो गया था। पहले तो सिर्फ बंगाल तक सीमित था, अब उड़ीसा भी मुर्शिद कुली खां ने मिला लिया, जिसको शुजाउद्दीन को वहाँ का सूबेदार बनाता है। 1733 में बिहार को अपने अधीन कर लिया। किसने? शुजाउद्दीन ने। पहले मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में उड़ीसा को मिलाया 1719 में, फिर 1733 में शुजाउद्दीन ने बिहार को इसके अधीन कर लिया। यानी अब बंगाल में कितने क्षेत्र हो गए? बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और बिहार, तीनों सम्मिलित क्षेत्र को अब बंगाल कहा जाने लगा। बिहार का गवर्नर अलीवर्दी खां को बनाया। अब जो शुजाउद्दीन था ये बिहार का गवर्नर बनाता है अलीवर्दी खां को। जैसे मुर्शिद कुली खां ने उड़ीसा का सूबेदार बनाया था शुजाउद्दीन को, शुजाउद्दीन ने जब बिहार को अपने अधीन किया तो बिहार का सूबेदार बना अलीवर्दी खां को। अब इसके बाद आता है शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान। कौन आता है? सरफराज खान। सरफराज खान कौन था? शुजाउद्दीन का बेटा था और ये अयोग्य शासक था। उतनी इसमें अयोग्यता थी। उपाधि ये गद्दी पे बैठता है आलम उद्दौला हैदर जंग के नाम से, ये गद्दी पर बैठता है। आलम उद्दौला हैदर के नाम से ये प्रश्न पूछा गया है कि आलम उद्दौला हैदर जंग कौन, किसकी उपाधि है? तो ये सरफराज खान की उपाधि है। आगे चलते हैं। सरफराज खान व अलीवर्दी खां के बीच युद्ध होता है, क्योंकि ये एक अयोग्य शासक रहता है और अलीवर्दी खां ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये बिहार का सूबेदार होता है। 10 मार्च 1740 को घेरिया का युद्ध होता है। कहीं कहीं गिरिंगिया का युद्ध दिया होता है, घेरिया का युद्ध दिया था, तीनों नाम हो सकते हैं, घेरिया, गिरिंगिया और घेरिया। तो 10 मार्च 1740 को घेरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज पराजित होता है। आगे आ जाते हैं अलीवर्दी खां। जितने भी फैक्ट दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अलीवर्दी खां के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1740 से 1756 बहुत ही इम्पोर्टेंट नवाब होता है ये बंगाल का। इसके क्षेत्र में बंगाल में उस समय आ गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस सम्मिलित क्षेत्र को बंगाल नाम दिया गया था। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को नजराने भेजता रहा। ये काम बढ़िया करते थे कि बिल्कुल मुग़ल से अलग नहीं होते थे, नजराने ये भेजा करते थे। एक स्वतंत्र राज्य की तो स्थापना हो चुकी थी, लेकिन मुग़लों को नजराने भेजा करते थे। इनकी 3 पुत्रियां थीं, अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं। मराठों से इनका संघर्ष होता है। अब आगे देखते हैं किस हिसाब से मराठों से संघर्ष होता है इनका, पेपर में पूछा जाता है। 1740 से 1751 तक लगातार मराठे आक्रमण करते रहे। इसी के समय में, अलीवर्दी खां के समय में, लगभग 10 साल तक लगातार मराठे इन पे आक्रमण करते रहे, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी अलीवर्दी खां के ऊपर। और रघुजी भोसले से 1751 में ये संधि कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों से भी इन्हें लड़ना था और मराठों से भी, तो मराठों से इन्होंने संधि कर ली। और संधि में पहला था 12 लाख वार्षिक चौथ कर मराठों को देना पड़ा। कितना? 12 लाख वार्षिक चौथ कर मराठों को देना पड़ा। और उड़ीसा की दीवानी भी देनी पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र था उसको संभालना मुश्किल था, तो इसलिए उड़ीसा की दीवानी भी इनको देनी पड़ी। अंग्रेज़ों से जो संघर्ष था इसमें अलीवर्दी खां थोड़ा सख्ती से पेश आता है अंग्रेज़ों से। पहला इसमें था कोई भी यूरोपीय हमारे राज्य में संघर्ष नहीं करेगा। जैसे पुर्तगीज हो गए, डच हो गए, जो भी थे वो आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, आपस में इनके राज्य में लड़ाई नहीं करेंगे। दूसरा है हमारी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी यूरोपीय कंपनी हमारे राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और तीसरा है बंगाल की जो भी फैक्ट्रियां हैं उसके किलेबंदी नहीं करेंगे। जो भी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बंगाल में, अंग्रेज़ लगाए हैं चाहे पुर्तगाली लगाए हैं, वो उसकी किलेबंदी नहीं कर सकते। ये 3 शर्त अंग्रेज़ों के लिए थे और यह ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। उसका कहना था कि ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर इन्हें नहीं छेड़ा जाएगा, इनसे दूरियां बना के रखी जाएगी तो ये हमें शहद देंगे, और इन्हें अगर छेड़ दिया जाएगा तो ये सब मिलके एक होके
हम पर हमला बोल देंगे और हमें नुकसान होगा। 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जल शोध यानी जिसको पेचिस कहा जाता है, इस बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1756 ईस्वी में। तो हमने अलीवर्दी खां को भी देख लिया। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। बंगाल की जहाँ बात आती है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, इसका कार्यकाल बहुत छोटा रहता है। अलीवर्दी खां का नाती रहता है क्योंकि उसकी 3 ही पुत्रियां थीं, जिसमें छोटी बेटी का ये पुत्र होता है अलीवर्दी खां का नाती होता है सिराजुद्दौला। मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम पे गद्दी पर बैठता है। 23 वर्ष की आयु में बंगाल का नवाब बनता है। ये सोचिए, 23 वर्ष की आयु में बंगाल को पूरा ये संभालता है। सिराजुद्दौला की कौन कौन विरोधी थे? अब इसके विरोधी भी थे शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब था। ये इसके मौसी का बेटा होता है शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब था। ये भी दावा करता था कि मैं बंगाल का नवाब बनूंगा। और इसकी एक मौसी और होती है घसीटी बेगम, वो भी इसके खिलाफ, क्योंकि शौकत जंग से दोनों मिले रहते हैं। कौन कौन? घसीटी बेगम और राज बल्लभ, ये शौकत जंग के सहयोगी होते हैं। और शौकत जंग खुले तौर पर सिराजुद्दौला का विरोधी होता है। अब सिराज और अंग्रेज के संघर्ष के कारण सिराज के एक दुश्मन नहीं थे, काफ़ी दुश्मन थे। कोई तो बंगाल का नवाब बनना चाहता था, जिनमें 3 नाम दिए हुए हैं, शौकत जंग, घसीटी बेगम और राज बल्लभ। और अंग्रेज़ों से इसका संघर्ष का कारण रहता है, वो भी देख लेते हैं। पहला कारण था सिराज विरोधी कृष्ण वल्लभ का अंग्रेज़ों ने शरण दिया था। जो सिराज का जो विरोधी है राज वल्लभ का ही बेटा होता है कृष्ण वल्लभ। कृष्ण वल्लभ को अंग्रेज़ों ने शरण दिया था, क्योंकि सिराज का विरोधी रहता है राज वल्लभ, उसी का बेटा है कृष्ण वल्लभ। तो अंग्रेज़ों ने इसको शरण दिया। पहला तो ये खिलाफ हो जाता है अंग्रेज़ों के। फिर सिराज और अंग्रेज़ के बीच आपसी संबंध का सही ना होना, क्योंकि अंग्रेज़ और सिराज में तनातनी हमेशा बनी रहती थी। वो खुले तौर पे व्यापार करना चाहते थे और ये उस तरह से अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं देना चाहता था। इससे भी बात बिगड़ी हुई थी इन लोग के बीच में। अंग्रेज़ों ने फ़र्रुखसियर के फरमान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। जो फ़र्रुखसियर था उसने जो फरमान जारी किया था उसमें व्यापार करने की पूरी छूट दी थी। तो ये जो अंग्रेज़ थे वो छोटे व्यापारियों को भी वही दस्तक या जो दस्तक दिया गया था फरमान जारी करने का कि फ्री में आप ट्रेड कर सकते हैं 3000 वार्षिक कर देके, तो वो छोटे व्यापारी को भी देने लगे थे, जिससे राजस्व में कमी आ रही थी बंगाल में। तो वो भी एक कारण था अंग्रेज़ों के विरोध में जाने का। और अंग्रेज़ों ने नवाब की अनुमति के बिना किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। जो किला था इसमें पहली शर्त ये थी कि आप फैक्ट्री तो लगा रहे हैं लेकिन इसकी किलेबंदी नहीं करेंगे, चारों तरफ से किलेबंदी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ही राज में लगा रहे हैं तो किलेबंदी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। तो किलेबंदी ये कर रहे थे, ये भी एक कारण था अंग्रेज़ों और सिराज के बीच युद्ध का। 15 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ों को फुल्टा नामक टापू पर भागना पड़ा। जब ये किलेबंदी करना शुरू किए, अभी हम आगे प्लासी का युद्ध बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ बंगाल के नवाब या बंगाल का उदय कैसे होता है इसके बारे में देख रहे हैं। अभी हम प्लासी के और बक्सर के युद्ध को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस एक फैक्ट के रूप में देख लेते हैं। जब किलेबंदी ये करना शुरू करते हैं सिराज के समय में, तो सिराज जब इनको मना करता है तो पुर्तगाली मान जाते हैं, वो किलेबंदी करना बंद कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज़ नहीं मानते। और जब ये नहीं मानते तो फोर्ट विलियम पर ये आक्रमण करता है और अंग्रेज़ वहाँ से विवश हो जाते हैं, फुल्टा नामक टापू पर भाग जाते हैं। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना होती है। एक छोटे से कमरे में सिराज ने 146 अंग्रेज को बंद कर दिया, जिसमें दम घुटने के कारण 123 अंग्रेज मारे जाते हैं और 23 सिर्फ जिंदा सुबह बचते हैं। और उसमें एक हॉलवेल नाम का व्यक्ति होता है, वो इस घटना का बारे में बताता है कि किस तरह से सभी अंग्रेज मारे गए। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। अभी सिर्फ हम आपको एक फैक्ट के रूप में बता रहे हैं किस हिसाब से नवाब का क्रम है, कैसे बंगाल का उदय होता है, कौन कौन से नवाब आए, बस एक क्रम से बता रहे हैं। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। सिराजुद्दौला के बाद आता है मीर जाफ़र, 1757 से 1760 इसका समय रहता है।
फिर मीर जाफ़र को भी हटा दिया जाता है। मीर जाफ़र के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को गीदड़ कहा जाता था इसको, जितना अंग्रेज़ कहते थे बस उतना ही ये काम करता था। फिर मीर कासिम आएगा, 1760 से 1763 इसका समय रहेगा। फिर मीर कासिम को भी हटा दिया जाएगा। फिर मीर जाफ़र फिर इसको बना दिया जाएगा 1763 से 1765। और मीर जाफ़र को जब नवाब रहता है तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 का, बहुत इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध। उसके बाद नब्ज उद दौला नवाब बनता है बंगाल का मीर जाफ़र के बाद। यह अंग्रेज़ी संरक्षण प्राप्त प्रथम नवाब था। यह अंग्रेज़ी संरक्षण प्राप्त प्रथम नवाब था जो पूरा के पूरा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। उसके बाद नवाब बनता है मुबारक-उद-दौला। मुबारक-दौला बंगाल का अंतिम नवाब होता है। ये बंगाल का अंतिम नवाब होता है मुबारक-उद-दौला। तो इतने नवाब बंगाल के बनते हैं और सबसे अंतिम नवाब होता है मुबारक-उद-दौला। तो हमने पूरे बंगाल के उदय और उनके नवाबों के बारे में क्रम से देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो प्लासी और बक्सर के युद्ध से संबंधित पूछे जाते हैं। ये क्लास 5 है। हमने पिछले वीडियो में और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे पुर्तगालियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, डचों का आगमन, ये चीज़ें बताई हुई हैं। एक सीरीज़ है ये, जो आधुनिक भारत का क्लास कंप्लीट करेंगे हम। अभी सिर्फ क्लास 5 क्लास हुई हैं। अभी हम क्लास 6 में आपको प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे। इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं चीज़ों को इसमें लिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। 30 वर्षों में जो भी पेपर में पूछे गए और जो आने की संभावना है उसी को इसमें लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।